चलिए इधर ध्यान दीजिए, हमारा अगला टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर। एक इंडक्टर या फिर जिसको हम लोग कॉइल की तरह लपेट कर एक वायर होता है बस, और उसको आप देख सकते हैं एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स से यहाँ कनेक्ट किया गया। यहाँ की है से के, जो ईएमएफ सोर्स है वो अल्टरनेटिंग इन नेचर है, तो उससे जो जनरेट होने वाला करंट रहेगा वो भी अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। एक सेकंड में वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थोड़ी देर के बाद वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। बट जिस वक्त मैं इस सर्किट को स्टडी कर रहा हूँ, इमेजिन करिए कि उस वक्त करंट उसका क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इसी वजह से मैंने करंट का डायरेक्शन आए क्लॉकवाइज बता दिया है आपको। आपने जो पावर सप्लाई अप्लाई किया है उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला है, यहाँ से जो ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा वो है E0 साइन ओमेगा टी, है ना, E0 साइन ओमेगा टी। बिल्कुल ध्यान दो अच्छे से यहाँ पे। तो यहाँ से जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ का जो सोर्स है उसकी इक्वेशन E0 साइन ओमेगा टी से आप रिप्रेजेंट करते हैं। लेट दिस बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, अब ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा। ये अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से फ्लो होगा, इंडक्टर से। अल्टरनेटिंग करंट यानी करंट की वैल्यू कम ज़्यादा भी होगी और डायरेक्शन भी चेंज करेगा, है ना। देखो अब यहाँ लेंजेस लॉ का कंसेप्ट थोड़ा सा लगता है। लेंजेस लॉ याद है, वो तुम्हारे हर एक्शन को क्या करता है, अपोज करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की कोशिश करोगे तो अब वो कम करेगा, और अगर कम करने की कोशिश करोगे तो वो बढ़ाएगा। वो हर हाल में आपको अपोज करता है। तो तुमको नहीं लगता जब ये करंट जो बार बार वैल्यू बदल रहा है अपनी, वो बार बार बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा होगा अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में, अपनी विसिनिटी में, है ना। और ये बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जब ये इस कॉइल से गुजरेगा तो ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। तो यहाँ पर कहाँ, इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, मैं कहाँ बात कर रहा, इंडक्टर, ये वाला नहीं, इंडक्टर में, हाँ ऊपर वाला। तो इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, जिसको मैं ई डैश से दे देता हूँ, वो रहेगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। माइनस एल डी आई अपॉन, सर ये कहाँ से टपका, सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। किसी जब इंडक्टर से आप करंट पास कर, तो वहाँ डीसी करंट पास कर रहे थे आप, है ना। तो वहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है इंडक्टर के अंदर, यहाँ पर है, तो भैया माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है ना। तो और अगर अपन चाहते हैं इफ़ वी वांट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट, इफ़ वी वांट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट, अगर हम चाहते हैं करंट बिना रोके टोके आराम से स्मूथली आगे बढ़ता जाए, तो आप जो ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का, है ना। जितनी ताकत से ये उसको रोक रहा है, अगर ये उतनी ही ताकत से करंट को इधर भेजे तो करंट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेगा, आया ना। और वो स्मूथली करंट अपनी वैल्यू के साथ वो फ्लो होता रहेगा। यानी ई डैश, यानी ई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी फिर, एल डी आई अपॉन डी टी, मतलब माइनस साइन हट जाएगा। इन शॉर्ट माइनस साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अच्छा ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक के, यहाँ तक समझ में आया। इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन है, फिर आपने देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर, ये ई डैश अलग है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर है। इन द इंडक्टर का फॉर्मूला ये आएगा, है ना। अब उसने आपने देखा कि भाई अगर आप कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट चाहते हैं तो आप जो ईएमएफ सप्लाई कर रहे हैं शुड बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि यहाँ से ईएमएफ करंट को इधर भेज रहा और यहाँ पैदा होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलता मैं तो तेरे को आने नहीं दूंगा, है ना। ये बोलता मैं तेरे को आने नहीं दूंगा, मगर वो बोलता मैं जितनी स्पीड से जा रहा मैं उतनी स्पीड से जाऊँगा, रोक सके तो रोक ले। तो ये काम कैसे हो सकता, अगर इसका ईएमएफ इसका ईएमएफ मैं सेम कर डालूँ, तो अब ये कंटिन्यूस सेम स्पीड से जैसा फ्लो होते रहेगा करंट। तो बस यही हमारा इसमें मामला था। तो ई माइनस ई डैश ये हमने किया। मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर डी आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन एल इंटू डी टी। बात समझ में आया, डी टी को उधर ट्रांसफर किए, ई अपॉन एल, देयरफॉर डी आई इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी। भैया ज़रा गौर से देखो, एक एक चीज़ को गौर से देखो। ई को क्या कर डाला मैंने, इक्वेशन नंबर 1 से उसकी वैल्यू डाल दिया, लगे तो यहाँ लिख देता हूँ। ये कहाँ से टपका, ये फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से टपका, है ना, फ्रॉम 1। मग पुढे काय,
अब आगे क्या, मुझे निकालना है करंट की इक्वेशन। मुझे क्या निकालना है, करंट की इक्वेशन। तो फॉर दैट मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा। तो चलिए आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी आई ई ज़ीरो अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। मैंने इसे इंटीग्रेट किया और आपने नोटिस किया होगा मैंने ई ज़ीरो अपॉन एल को बाहर निकाल लिया। क्यों निकाला भैया बाहर मैंने, दे आर कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग ने इसे बाहर निकाल लिया। अब इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा फिर, आई इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। इनटू नहीं, वो डेरिवेटिव में होता है इनटू, है ना, नीचे डेरिवेट करता है, याद है इंटीग्रेशन, तो डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। और अपन इसे निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्टिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप निगलेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे क्या, तो मैं यहां देखूंगा देयरफॉर आई इक्वल्स टू माइनस ई ज़ीरो अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, है ना, माइनस ई ज़ीरो अपॉन एल कॉस ओमेगा टी। मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निगलेक्ट किया। अब ऐसा है, देखो साइन आपका कॉस ओमेगा टी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ई ज़ीरो अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ये समझ में आया क्या, कैसे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया, इसको फिर ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 किया और पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, माइनस साइन को अंदर भेज दो। देयरफॉर आई इक्वल्स टू माइनस ई ज़ीरो अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये मेरे पास करंट की ये इक्वेशन आई। अब आप जानते हैं माइनस साइन तो भेज दिया ना अंदर, हाँ, तो ये आपका माइनस साइन अंदर भेजने पे सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पाई बाय 2, है ना, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब ऐसा है कि देखो ये साइन फंक्शन है, इसके मल्टीपल में ई ज़ीरो अपॉन ओमेगा जो एल है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं। तो मतलब आई की वैल्यू अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रही है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 पे। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर इफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गई, अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गई, अगर इतना पार्ट 1 के बराबर हो गया, तो आई जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, करंट जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, जिसे मैं आई ज़ीरो से दूंगा, जिसको आप लिख सकते हैं ई ज़ीरो अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं फिलहाल, नहीं 1 नहीं, ये मुझे देना पड़ेगा 2 फिलहाल। तो देयरफॉर अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई इक्वल्स टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, आई इक्वल्स टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये मेरी इक्वेशन बन गई, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे सकता हूं। या फिर किंतु परंतु या फिर मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, आई इक्वल्स टू माइनस आई ज़ीरो कॉस ओमेगा टी। मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो मैं इसको एक काम करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 3A का डालता हूं और इसे इक्वेशन नंबर 3B का डालता हूं, इक्वेशन नंबर 3B,
है ना। ये असल में मुझे ग्राफ बनाने में काम में आएगी ये इक्वेशन, इसीलिए मैंने बनाया। अच्छा ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखकर क्या पता चला, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 3a को देखो, क्या पता चला। वहाँ साइन ओमेगा टी है और यहाँ क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इससे सबक से क्या हासिल हुआ, इससे ये पता चला कि इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे पीछे चल रहा है। मतलब समझा नहीं सर, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट पीछे चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। देखो भैया खेल कैसा है, मान लो ये कॉइल है ना, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 0 है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी गई हुई है, ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके चलो मान लिया ओमेगा टी की वैल्यू 0 है। जब मैं उसको ऐसा गोल घुमा रहा हूँ, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बढ़ रही है, और जब ये ऐसा पहुँचा और इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, एकदम मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाएगा, अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुँच जाएगा, है ना। करंट जो है ना अब स्टार्ट होगा, मतलब 90 डिग्री के एंगल तक के करंट का शुरुआत हुआ ही नहीं, मतलब कॉइल घूम गया, मगर अभी तक के करंट की शुरुआत नहीं हुई। बात समझे ना। अब जाके भैया जब ये 90 डिग्री पे पहुंचा, तब जाके करंट अपना बढ़ना स्टार्ट हुआ, और फिर जब ये यहां पर आया, है ना, जब ये 90 डिग्री से 180 डिग्री पे आया, तब जाके करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा। तो तुम बताओ, रोटेशन के हिसाब से नोटिस करो, मुझे ज़रा बताओ तो कितने का फ़र्क आ गया 90 डिग्री एंगल वाइज। मतलब करंट तो इतना लेट करंट है करंट तो इतना लेट करंट है कि भैया वो पूरा उसके 90 डिग्री के एंगल हुए तक के रुका हुआ है। जब उसने 90 डिग्री का एंगल कवर कर लिया, तब जाके वो राइज होता है, अरे अरे अपने को आगे निकलने का है, तब होश में आया। तो इसीलिए कौन आगे है यहाँ पे, ईएमएफ, कौन पीछे है यहाँ पे, करंट। कितने से पीछे है, 90 डिग्री से, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 3a, 1 and 3a, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड्स इंड्यूस्ड करंट बाय π/2 रेडियन। इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड कर रहा है इंड्यूस्ड करंट को बाय π/2 रेडियन। आई बात समझ में, ये लीड करके चल रहा है ना। अब ये इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वेशंस वन and 3a can also be written as, इनको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। बोले कैसा, अगर I की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी है, तो E की वैल्यू E0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अरे बोले ये कैसे अलग अलग हो गई ना। अरे मेरे भाई, ईएमएफ आगे है, करंट पीछे है। ये पहला तरीका क्या बता रहा है मालूम क्या, करंट पीछे है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा, है ना, कि भैया यहाँ रेस लग रही है हमदान के बीच में और मेरे बीच में, है ना। इमेजिन करो कि हमदान आगे जा रहा है, ऑफ कोर्स वो आगे भागेगा, दुबला टुकड़ा सुखड़ा मुकड़ा सब है ना। मैं थोड़ा सा फिट हूँ, कौन से एंगल से तो जस्ट इमेजिन कि हमारे बीच में दोनों के रेस लगी। बुरा लगा क्या, देखो लगता भी तो क्या करता तो चलो हमदान और मेरे बीच में लगी रेस। अब भाई ऑफ कोर्स हमदान जो है ओरिजिनली फिट है ना। अब वो भाई भागेगा तो स्पीड से आगे निकल जाएगा। मान लो मैं उससे पीछे हूँ, कितना पीछे हूँ, 10 मीटर पीछे हूँ मैं। आप ये बोल सकते हैं कि हमदान मेरे से 10 मीटर आगे हैं, और ये भी कह सकते हैं कि आप हमदान से 10 मीटर पीछे। एक ही बात हो रही है, मतलब बदल जा रहा क्या, नहीं। इसमें यह कहा गया था कि करंट ईएमएफ से π/2 रेडियन पीछे है, इसका मतलब ईएमएफ आगे है। मतलब यही बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ईएमएफ उससे π/2 रेडियन आगे है। तो ये दोनों का मतलब क्या है, सेम है, दोनों ने एक ही मैसेज दिए, बट मैसेज देने का तरीका क्या था,
अलग अलग था। क्यों ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर बहुत बारीकी से देखें कि इस पे दो ग्राफ्स बनते हैं, ग्राफ्स बनते हैं, ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत कंफ्यूजिंग, यहाँ बहुत इसलिए आराम आराम से ले रहा मैं। तो ये समझ में आया आपको ये? ठीक है, तो हमने देखा कि ये यहाँ पर आपका ईएमएफ और करंट का एक इक्वेशन आ गया, कौन लीड कर रहा है, कितने से लीड कर रहा है वो पता चल गया। इवन ये भी पता चल गया कि फेस एंगल फाई कितना रहेगा, π/2 रेडियन। अरे भैया फेस एंगल क्या होता है? ईएमएफ और करंट के बीच में का एंगल 90 डिग्री का है ना, तो π/2 रेडियन। ओके ठीक है। नाउ इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब ये क्या चीज आ गई? इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रिएक्टेंस और एक होता है इम्पेडेंस। तीन चीजें, क्या क्या बोला मैंने? रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पेडेंस। वंस अगेन बोलो क्या क्या है? रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पेडेंस। फिर से बोलो क्या? रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पेडेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक ऐसा कंपोनेंट जिसे बनाया ही गया है रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए, एक ऐसा कंपोनेंट जिसे बनाया ही गया है रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए। फॉर एग्जांपल रेजिस्टर, क्या है? रेजिस्टर। उसका मकसद ही वो है करंट के रास्ते में रुकावटें पैदा करना, उसकी एनर्जी को, वोल्टेज को कम करना। तो जब भी कोई सर्किट में मैं एक रेजिस्टिव कंपोनेंट लगाता हूं, क्या लगा रहा हूं? रेजिस्टिव कंपोनेंट, यानी रेजिस्टर लगा रहा हूं, वो करंट के फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा। और करंट के फ्लो को जो अपोज करता है, इस अपोजिशन को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इस अपोजिशन को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। मगर ऐसा मामला है कि ये कंपोनेंट है, इसका काम कुछ और है। ये कंपोनेंट है, इसका काम कुछ और है, ये किसी और मकसद से लगाया गया, मगर वो करंट के रास्ते में क्या कर रहा है? रुकावटें पैदा कर रहा है। अब इस रुकावट को मैं रेजिस्टेंस नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा? रिएक्टेंस बोलूँगा। जैसे मान लो कि अपने यहाँ रोड है, रोड में हो गया गड्ढा, है ना, गड्ढे को भरने के लिए मैंने उस पर डामर, गिट्टी बिट्टी जो भी डालता वो डाल दिया, मगर जैसे कि होता है अपने यहाँ, अपने ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया और उसमें ऐसा उभार आ गया, होता है ना, डालते हैं वही, तुमने गड्ढा काय को भरा, रहने देना था, इससे अच्छा बोलते हैं अपन उसको कई बार। तो भैया अपन ने डाले उसके अंदर। भाई मुझे एक बात बताओ, वो जो तुमने मिट्टी विट्टी वो सब डाले थे, जो भी गिट्टी बिट्टी डाले थे, तो तुमने क्यों डाले थे? ताकि लेवल का जो गड्ढा जो है वो भर जाए और रोड लेवल पे हो जाए। मकसद ये था ना, रुकावट पैदा करना था क्या? नहीं। मगर फिर भी ऑटोमेटिकली क्या होता है? रुकावट पैदा हो ही जाती है ना। मकसद कोई और था, मगर इसने रुकावट पैदा किया। तो बिल्कुल वैसे ही कुछ कंपोनेंट जैसे इंडक्टर, ये किसके किसी और मकसद से लगाया गया है, कैपेसिटर किसी और मकसद से लगाया गया है, मगर ये करंट की फ्लो को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। तो ऐसे अपोजिशन को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस, है ना। मैं आखिरी में ये पूरा एक साथ लिखा दूंगा, है ना। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंस। ये आखिरी में लिखाऊंगा मैं सब पूरे बार, ठीक है। अब ऐसा है बेटा, देखो यहाँ पर अगर किसी सर्किट में दोनों है, रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, जो अगले सर्किट आएगा अब तुम्हारा, है ना, रेजिस्टर भी है, इंडक्टर, दोनों के दोनों आ गए उसके अंदर। अब दोनों के दोनों क्या करेंगे? रास्ते में, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे। तो अब इस रुकावट को अपन क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, या द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय द रेजिस्टिव एंड नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट्स टुगेदर, दोनों मिलाकर इसको अपन क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो बात चल रही है रिएक्टेंस कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए रिएक्टेंस निकालने के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब वो रिएक्टेंस जो इंडक्टर पैदा कर रहे हैं। आप इक्वेशन नंबर 2 पे फोकस करेंगे। फ्रॉम टू E0 अपॉन I0 इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। E0 इज इक्वल्स टू I0 इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। यानी कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता ERMS अपॉन IRMS इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। कि E0 क्या होता है? √2 इंटू ERMS। I0 क्या होता है? √2 इंटू IRMS। √2 तो वैसे भी क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो देयरफॉर ERMS अपॉन IRMS बाय ओम्स लॉ
क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, मगर इसके रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो इज इक्वल्स टू फिर ये हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। और ओमेगा ऑफकोर्स जैसे कि आप जानते हैं कि वो 2 पाई एफ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना ओमेगा। तो मतलब ये है एक्सएल, गौर से देखो बेटा, ये गौर से देखो, बहुत मामूली सी चीज़ है। तुम्हारे को टेस्ट में सब में ये ग्राफ से, इससे रिलेटेड ग्राफ आएगा। एक्सएल क्या नजर आया बेटा आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो वो जो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आएंगे तुमको एग्जाम में, टेस्ट में आएंगे तुम्हारे को, ध्यान दो इधर। आया समझ में आपको ये? ओके चलो, अब ऐसा है, ये हमने देखा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब अगला जो आने वाला है वो है ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ ई एंड आई। ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ ई एंड आई, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के अंदर जो बदलाव आएगा, क्या हो गया, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के अंदर जो बदलाव आएगा ग्राफिकली उसको बताना है। बहुत इत्मीनान से देखो एक एक चीज़ को। ये पहला तुमको इंडक्टर वाला जम गया तो कैपेसिटर बहुत इजीली जम जाएगा। तो देखो उसमें हम लोग लेंगे केस 1। केस 1 कैसा है भैया? केस 1 ऐसा है कि आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन को चुना है E0 साइन ओमेगा टी, और इंड्यूस्ड करंट की इक्वेशन को चुना है I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस I0 कॉस ओमेगा टी। यार क्या पेन है यार साड़े हुए। अमजद इंग दे यार। क्या हुआ? तो बैठना चैन से। तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम क्या? वो दे सकता है तुमको ग्राफ, और पूछता है कि ग्राफ ये कौन से सर्किट का है, ये इंडक्टिव सर्किट का है, कैपेसिटिव सर्किट का है, रेजिस्टिव सर्किट का है, ऐसा पूछेगा वो। रेजिस्टिव सर्किट का तो पहचानना बहुत आसान है, दोनों एक साथ वैरी करते हैं, मगर ये कैपेसिटिव में और इंडक्टिव में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा मालूम क्या? ग्राफ है, ग्राफ को पहचानो ये कौन सी इक्वेशन बनाएगा। ग्राफ से पहचानो ये कौन सी इक्वेशन, भाई बात समझ रहे क्या, कौन सी इक्वेशन बनाएगा। फिर इक्वेशन से पहचानो कौन लीड कर रहा है, इक्वेशन से पहचानो कौन लीड कर रहा है, और फिर उससे पहचानो ये कौन सा सर्किट है, उससे पहचानो। देखो पहले क्या बोला मैंने, ग्राफ से क्या पहचानो, इक्वेशन, इक्वेशन से क्या पहचानो, कौन लीड कर रहा है, फिर उससे क्या पहचानो, सर्किट कौन सा है। आ जाएगा समझ में, टाइम लगेगा, आ जाएगा। देखो पहला केस 1 मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी, वाई एक्सिस पे ई और आई दोनों रहेगा। ओके, ये प्लस E0 माइनस E0 प्लस I0 माइनस I0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 ट्वाइस पाई। ओके बेटा देखो थोड़ा देखो यहाँ पे, आप सबसे पहले ईएमएफ को प्लॉट करो। पहले किसे प्लॉट करेंगे अपन, ईएमएफ को। ओमेगा टी की वैल्यू D0 डालो, साइन 0 कितना होता है, 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय E0 क्या हो जाएगा, 0। ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 डालो,
साइन पाई बाय 2 कितना होता है बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय E0 प्लस E0। ओमेगा टी की वैल्यू पाई डालो 0, इंड्यूस EMF 0। ओमेगा टी की वैल्यू 3 पाई बाय 2 डालो -1 यानी कि -E0। 2 पाई डालने पे वापस से 0। अब ये सभी डॉट्स को जोड़िए आप, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा भैया। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, आई बात समझ में। नेक्स्ट -I0 cos ओमेगा टी, रेडी। इत्मीनान से ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो, cos 0 क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय -I0 क्या होगा -I0। ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई बाय 2 डालो, cos पाई बाय 2 0, cos 90 मतलब 0, पूरा का पूरा 0। अब बताओ ओमेगा टी की वैल्यू क्या डालेंगे आप, पाई, cos पाई -1। रुक जाओ, वाह रे वाह। हाँ, cos पाई क्या होता -1 मल्टीप्लाई बाय -I0 प्लस I0, ठीक है। फिर डालो 3 पाई बाय 2, cos 3 पाई बाय 2 कितना होता है 0 इंटू -E0 0। फिर उसके बाद डालो 2 पाई, cos 2 पाई क्या होता है 1 और फिर -I0। अब अगर मैं इन लाइंस को जोड़ूं, ये ऐसी लाइन बनती है ना। मैंने ऑसिलेशन पढ़ाते वक्त आपको बताया था, ये प्लस साइन वेव, ये माइनस साइन वेव, प्लस कोसाइन वेव, माइनस कोसाइन वेव, याद आया कुछ? ऑसिलेशन पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताया था, प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस कॉस, माइनस कॉस, है ना। सॉरी, ये क्या हो गया, नहीं प्लस कॉस तो ऊपर आता, क्यों नहीं नीचे, नहीं बराबर है, बराबर, प्लस कॉस माइनस कॉस ऊपर से स्टार्ट हो रहा। अब देखो ना यहाँ पे ये दो ग्राफ आपको एक साथ देगा, ऑफ कोर्स वहाँ पर वो क्या करेगा, ये दोनों ग्राफ्स आपको एक साथ देगा। थोड़ा सा मेरा बनाने में थोड़ा सा मतलब थोड़ा जो एरर आता, थोड़ा बहुत जो वो हुआ है, शेप प्रॉपरली जो होना चाहिए जस्टिफाई नहीं हो पा रहा वो, है ना, इस टाइप का कुछ एरर, ये ग्राफ कुछ बनेगा। मगर देखो बेटा, आपको अगर एग्ज़ाम में आया, बोर्ड एग्ज़ाम में तो तुमको डायरेक्ट बनाने को बोलेगा, और बोर्ड एग्ज़ाम में ये वाला बनाना पड़ेगा तुमको, बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना। वो वाला जो बताया सेकंड इक्वेशन मैंने बताया वो नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम, ये वाला है। मगर ये ग्राफ देकर तुमको पूछेगा भाई पहचानो ये कौन से रिलेटेड है, ये इंडक्टिव सर्किट का है कि कैपेसिटिव सर्किट का है। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि कैपेसिटिव सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग करता है, पीछे चलता है। इंडक्टिव सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ आगे चल रहा है, ये सब सिलसिला उल्टा हो जाता है उसमें। तो देखो यहाँ कैसा हुआ, मैं देखूंगा अच्छा ये ग्राफ किसका है, ईएमएफ का। ये ग्राफ कैसा नजर आ रहा, अरे बहुत अच्छा नजर आ रहा। अब कौन सी इक्वेशन बन रही, प्लस साइन, आप लिखेंगे E0 साइन ओमेगा टी। अच्छा ये ग्राफ किसका है, करंट का है। कहाँ से शुरू हुआ, निगेटिव रीजन से। ये कौन सा है वेव, कोसाइन वेव है कि माइनस कोसाइन वेव है, तो बोले आप बोलेंगे माइनस कॉस वेव है। अच्छा माइनस कॉस वेव, तो फिर आप ऐसी इक्वेशन लिखेंगे -I0 कॉस ओमेगा टी, है ना। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से किए तो देखते ही समझ में आ गया भैया ये तो इंडक्टिव सर्किट है। नहीं तो फिर आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा, अब बोलना पड़ेगा अच्छा देखो ये पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है। कौन लैग कर रहा है, करंट। आगे कौन चल रहा है, ईएमएफ। तो फिर ये कौन सा सर्किट हुआ, इंडक्टिव सर्किट। तो ये इस तरह से भी अपने को पूछ सकता है। अब देखो ये एक तरीका हुआ, अब इसके बेसिस पे भी आपको ग्राफ बनाना सीखना है। केस सेकंड, भैया यही चीज़ें यहाँ पर जो कंफ्यूज करती है, बड़े सब्र से इत्मीनान से बार बार डिस्कस करके, अगर नहीं जम रहा मेरे से पूछो बेटा, बिंदास पूछो, पर्सनली आके पूछो कि सर ये नहीं समझा मुझे बता दो फिर से एक बार, अपन 10 बार डिस्कस करेंगे, मगर दिमाग में बैठना जरूरी है। अगर ये इक्वेशन मैं ये वाली चुनूँ तो I = I0 साइन ओमेगा टी, E = E0 साइन ओमेगा टी,
प्लस पाई बाय टू, E0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ध्यान दो रे भैया, सब लोग इधर ध्यान दो। अब देखो फिर से ग्राफ बनाने का सिलसिला चालू। E और I, ओमेगा टी 0 प्लस E0 प्लस I0 माइनस I0 माइनस E0। E वाला बड़ा रहता है तो इसे याद रखना। पाई बाय टू, पाई 3 पाई बाय टू, 2 पाई। वाह रेडी। चलो साइन ओमेगा टी, इसको तो देखते ही पता चल जाता करंट को यार। ये इसका ग्राफ देख, साइन ओमेगा टी ग्राफ है यार। देख भाई, फिर ये ग्राफ ऐसा आएगा, यहाँ पर ये मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, फिर उसके बाद यहाँ मैक्सिमम, और ये ऐसा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। इतनी तो प्रैक्टिस होना चाहिए तुमको। साइन ओमेगा टी देखते सी तुम बता दो यहाँ पे। फिर रही बात E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टू, ये हो जाता E0 कॉस ओमेगा टी होता है। ये क्या होता है? E0 कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस होता है ये। अब देखो भैया, प्लॉट करेंगे। ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो, कॉस 0 क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाई E0 क्या होगा? प्लस E0। ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय टू डालो, कॉस पाई बाय टू क्या होगा? 0। तो पूरा E भी 0 हो जाएगा। ओमेगा टी की वैल्यू पाई डालो, कॉस पाई -1 माइनस E0। 3 पाई बाय टू डालो तो वापस से 0, और 2 पाई डालो तो भैया नहीं ऊपर जाएगा ना, ये ऐसा। अब जोड़ो ये डॉट्स को, ये ऐसा, ये थोड़ा अच्छा बना है ना। तो ये वाला ऐसा बनेगा यहाँ पे। देखो कितना कंफ्यूजिंग होता है साला। अभी तुम देखो, अभी तो और कंफ्यूजिंग कब होगा? जब तुम कैपेसिटिव सर्किट देखेंगे। बहुत ही सिमिलर ग्राफ लगेगा, बहुत ही सिमिलर ग्राफ लगेगा ये। फिर चारों ग्राफ को तुमको एक साथ बना के दूंगा ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो। अपन करेंगे आखिरी में, कैपेसिटिव सर्किट होने के बाद मैं चारों ग्राफ एक साथ बना के दूंगा और तुमको बताऊंगा कैसे पहचानना कौन सा वाला किसका है। अब देखो फिर से यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप मान लो ये इक्वेशन है ही नहीं तुम्हारे पास, थोड़ी देर के लिए इक्वेशन को नज़रअंदाज करो। मैं कैसे पहचानूंगा ये कौन सा ग्राफ कौन से सर्किट का है? पहले ये देख लो, देखो ये ब्लू कलर वाला जो है वो देख लो, ये कहाँ तक गया? I0, मतलब ये किसका है? करंट का है। देख कर ही पता चलता है ये करंट की मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज बता रहा है ना। अच्छा ये कौन सा ग्राफ है? साइन। तो मैं लिखूंगा, अच्छा ठीक है, देखो I इक्वल्स टू का क्या है? I0 साइन ओमेगा टी है ना। अब ये ब्लैक वाले को देखो, ये देखो EMF E0 से माइनस E0 से, इसको देख कर ही पता चल रहा है ये ग्राफ किसको बता रहा है? E0 बता रहा है। अच्छा ये प्लस साइन है कि सॉरी साइन ग्राफ है कि नहीं? साइन तो 0 से स्टार्ट होता है, ये कॉस ग्राफ है। प्लस कॉस है कि माइनस कॉस है? प्लस कॉस है। तो E इक्वल्स टू E0 कॉस ओमेगा टी है ना। फिर आपको इतना नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री का होना चाहिए, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू को मैं कॉस ओमेगा टी बोल सकता हूँ। फिर बोल अच्छा यहाँ EMF लीड कर रहा है करंट से, मतलब ये कौन सा सर्किट है? इंडक्टिव सर्किट है। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये आपको पहचानना रहता है। ओके, अब ये देखो, ये तो आ गया ग्राफ। अब एक बहुत ही प्यारी चीज़ और सर दुखाने वाली चीज़, वो है आपका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम पे आगे बढ़ने से पहले मैं इसका वेक्टर डायग्राम बना दूं। हालांकि दोनों का मतलब सेम ही होता है, बस मैं चाह रहा हूं कि डिफरेंशिएट कर सकूं इसको। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड कर रहा है इंड्यूस करंट से बाय पाई बाय टू रेडियन। ये एंगल ये बता रहा डायरेक्शन, इंड्यूस ईएमएफ आगे चल रहा है ना, इंड्यूस करंट से बाय पाई बाय टू रेडियन। बट द मोर इम्पॉर्टेंट फेजर डायग्राम, वो याद है अपन ने वो करे थे रेजिस्टिव सर्किट के लिए? सबसे पहले
एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो भैया, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, E0 साइन ओमेगा टी। देखो ये जो डंडी है, ये डंडी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये E0 बताएगी, और जो डंडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये I0 बताएगी। ये क्या बताएगी, I0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी बीच का जो एंगल है वो π/2 है ना, यानी कि कौन लीड कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये एंगल जो है वो कितना है, ओमेगा टी है। ये कितना एंगल है, ओमेगा टी। ओके, और ये फिर कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। अगर ये ओमेगा टी है ना, नहीं सॉरी π/2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इस तरह से एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ तो ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ यानी कि E0 साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर बनाया तो I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ ना ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है ना, ये बताता है कि अब इस वक्त इसकी क्या वैल्यू है। और सॉरी, I इक्वल्स टू माइनस I0 कॉस ओमेगा टी। ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है, बराबर बता देना भैया। ये I इक्वल्स टू माइनस I0 ये इस तरह से बताता है। ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। बना लो, लिख लो, चेक कर लो भैया मेरे से कोई गलती या एरर कुछ हुआ क्या इसमें, नहीं। ओके, ये रहा फेजर डायग्राम। पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। सब लोग इधर ध्यान दो भैया, बातों में इन्वॉल्व मत हो जाओ। पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या चीज़, हाँ, पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट निकालने के लिए दो बातें देखना है। पहले हमको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, बाद में फिर एवरेज पावर निकालना है। इधर ध्यान दो, इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना है, E0 साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट कितना है, माइनस I0 कॉस ओमेगा टी, माइनस I0 कॉस ओमेगा टी। ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस करंट है। अब ऐसा है कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, माइनस E0 अपॉन I0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, माइनस E0 I0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला आया है, ये इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आया। इसमें ERMS अपॉन IRMS भी कर सकते हैं इसको अपन, ERMS इंटू IRMS, सॉरी। अब अगर मैं कहूँगा एवरेज पावर, ये कितना आएगा, तो एवरेज पावर जो रहेगा इट विल बी E0 I0 अपॉन 2 एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। और अगर साइन 2 ओमेगा टी की आप अगर एवरेज वैल्यू निकालोगे वो आती है 0। वो आती क्या है, 0। दैट्स वाई ये टोटल, मैं थोड़ा डायरेक्ट जंप कर गया, तुम कर सकते हो ऐसा इसमें जंप। तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इज 0। दैट्स वाई इसका आंसर जो आने वाला रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। आई बात समझ में। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या है, तो पावर फैक्टर इज कॉस फाई।
है ना, cos फाई, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वंस अगेन 0। और इसी कारण से आपका एवरेज पावर 0 हुआ था। बोले क्यों? अगर आपको याद होगा एवरेज पावर का फॉर्मूला एपरेंट पावर मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था? एपरेंट पावर मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। अब अगर पावर फैक्टर 0 है, वो 0 से मल्टीप्लाई होगा यानी एपरेंट पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली क्या आने वाला है? आंसर 0 ही आने वाला है। आया समझ में? ये अभी हमारा जो स्टडी था आज का, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट का था। कल हमें इसी में LR सर्किट देखना है। LR सर्किट आपके स्टेट बोर्ड में नहीं है, मगर नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है LR सर्किट। तो कल हम लोग LR सर्किट और इंडक्टिव सर्किट के न्यूमेरिकल्स, ये दो चीज़ों को अपन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकें।